गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। आज की इस गहरी पड़ताल में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जिसे हम रोज देखते हैं, महसूस करते हैं, पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। मेरा मतलब है वो अदृश्य सफर जो किसी फैक्ट्री में बने एक बिस्कुट के पैकेट को हमारी चाय के कप तक पहुंचाता है। हमारे हाथ वितरण मध्यस्थों की संरचना यानी द आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इंटरमीडियरीज पर एक लेख लगा है। तो आज हमारा मिशन है इस अदृश्य दुनिया के किरदारों को समझना। ये कौन लोग हैं, ये करते क्या हैं, और क्या क्या इनके बिना हमारी दुनिया चल सकती है। चलिए इस पूरे नेटवर्क की परतें खोलते हैं। ये एक शानदार विषय है क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्हें हम आमतौर पर बिचौलिया कहकर मतलब थोड़ा बदनाम सा कर देते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन सच तो ये है कि ये पूरी सप्लाई चेन के एक तरह से गुमनाम नायक हैं। वो बनाने वाले और खरीदने वाले के बीच की एक बहुत बड़ी खाई को भरते हैं। इनके बिना बड़े पैमाने पर चीजों को हम तक पहुंचाना लगभग नामुमकिन होता, बहुत ज्यादा महंगा और बुरी तरह से अव्यवस्थित। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से शुरू करते हैं। इस लेख में इनकी परिभाषा बड़े सरल शब्दों में दी गई है। ये वो लोग या संगठन हैं जो सामान और सेवाओं को उत्पादकों से हम जैसे अंतिम ग्राहकों तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। पर यह परिभाषा थोड़ी किताबी लगती है। असल में ये करते क्या हैं? असल में उनका सबसे बड़ा काम है उस भारी अंतर को पाटना जो उत्पादन और खपत के बीच होता है। अंतर? कैसा अंतर? इसे ऐसे समझिए, एक साबुन की फैक्ट्री दिन में 10 लाख साबुन बनाती है। 10 लाख? हाँ, लेकिन आप और मैं दुकान से 1 या 2 ही खरीदते हैं। अब फैक्ट्री तो आपको सीधे 2 साबुन बेचने से रही नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर ये मध्यस्थ आते हैं। वो उन 10 लाख साबुनों को हजारों दुकानों तक पहुंचाते हैं ताकि आप और मैं अपनी जरूरत के हिसाब से खरीद सकें। इसी प्रक्रिया को कहते हैं ब्रेकिंग बल्क। ब्रेकिंग बल्क? ये शब्द ही पूरी कहानी कह देता है। मतलब बड़ी मात्रा को तोड़ना। बिल्कुल, बड़ी मात्रा को छोटी छोटी इस्तेमाल करने लायक इकाइयों में तोड़ना, ये उनका सबसे बुनियादी लेकिन सबसे महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, तो इस नेटवर्क में मुख्य खिलाड़ी कौन कौन है? लेख में 4 बड़े किरदारों का जिक्र है। थोक विक्रेता मतलब होलसेलर्स, खुदरा विक्रेता रिटेलर्स, एजेंट और दलाल एजेंट्स एंड ब्रोकर्स, और वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स। हाँ, और इनमें से पहले 2 से तो हम सब वाकिफ हैं। थोक विक्रेता यानी होलसेलर, जो सीधे फैक्ट्री से ट्रक भर भर के माल उठाते हैं। बिल्कुल, और फिर उसे छोटे छोटे कार्टन में दुकानदारों को बेचते हैं। और फिर आते हैं खुदरा विक्रेता यानी रिटेलर, जो हमारी गली के नुक्कड़ वाली दुकानें या फिर कोई बड़ा सा सुपरमार्केट। एकदम सही। पर हम सोचते हैं कि एक रिटेलर या दुकानदार सिर्फ सामान बेचता है, लेकिन असल में वो अपने इलाके का एक डेटा साइंटिस्ट है ना? डेटा साइंटिस्ट? ये दिलचस्प है। कैसे? उसे पता है कि किस दिन कौन सा बिस्कुट ज्यादा बिकता है, बारिश में कौन सी नमकीन की मांग बढ़ती है, और त्योहारों में
त्योहारों में किस ब्रांड का घी खरीदा जाता है। हाँ, ये बात तो है। ये जमीनी इंटेलिजेंस किसी भी बड़ी कंपनी के लिए सोने के बराबर है। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। वो सिर्फ एक सेल्समैन नहीं है, वो बाजार की नब्ज है। लेकिन अब उन किरदारों की बात करते हैं जो थोड़े पर्दे के पीछे रहते हैं। एजेंट, दलाल और वितरक। हाँ, एजेंट और दलाल, इनके बारे में लेख में एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है। वो ये कि ये लोग सामान का मालिकाना हक कभी नहीं लेते। मतलब ये सामान खरीदते ही नहीं है। अरे यही तो इनका कमाल है। वो सिर्फ खरीदार और विक्रेता को मिलवाते हैं, सौदा पक्का करवाते हैं और अपनी कमीशन लेकर बस निकल जाते हैं। एक उदाहरण दे सकती हैं? सोचिए, किसी को विदेशों से खास तरह का स्टील खरीदना है। उसे नहीं पता कि सबसे अच्छा सप्लायर कौन है। यहीं पर एक ब्रोकर काम आता है। वो बाजार को जानता है, दोनों पार्टियों को मिलाता है और डील करवाता है। उसका काम रिश्ता बनाना है, गोदाम भरना नहीं। वाह, मतलब जीरो रिस्क, सिर्फ कमीशन। इस खेल में तो ये सबसे होशियार खिलाड़ी हुए। कह सकते हैं। तो फिर वितरक यानी डिस्ट्रीब्यूटर्स, इनसे कैसे अलग हैं? सुनने में तो थोक विक्रेता और वितरक का काम एक जैसा ही लगता है। हाँ, ये कंफ्यूजन बहुत लोगों को होता है। दोनों ही बड़ी मात्रा में सामान लेकर आगे बेचते हैं। इनमें मुख्य अंतर क्या है? ये एक बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि यहीं पर असली बारीकी छिपी है। एक थोक विक्रेता यानी होलसेलर एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह होता है। अपॉर्चुनिस्ट? वो किसी भी कंपनी का माल खरीद सकता है, उससे बस मुनाफा कमाना है। आज वो पार्ले-जी बिस्कुट बेच रहा है, कल को ब्रिटानिया बेचेगा। उसका किसी ब्रांड से कोई गहरा रिश्ता नहीं होता। ठीक है, वो बस एक ट्रेडर है। बिल्कुल। वहीं दूसरी तरफ एक वितरक या डिस्ट्रीब्यूटर किसी ब्रांड का पार्टनर होता है। उसका कंपनी के साथ एक औपचारिक, अक्सर एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट होता है। अच्छा। जैसे आपके शहर में मारुति सुजुकी का एक ही अधिकृत वितरक होगा। वो सिर्फ मारुति की गाड़ियां बेचेगा, उनकी मार्केटिंग करेगा, सर्विस देगा। वो उस ब्रांड का उस इलाके में चेहरा होता है। तो उसकी सफलता ब्रांड की सफलता से सीधे जुड़ी होती है। बिल्कुल। वो सिर्फ माल नहीं बेचता, वो ब्रांड बनाता है। समझ गया। मतलब थोक विक्रेता का काम ट्रांजैक्शनल है, जबकि वितरक का काम रिलेशनल है। वो एक रिश्ता निभाता है। एकदम सही, आपने बिल्कुल सही समझा। लेकिन ये सब करने में, इतना सारा सामान खरीदना, गोदाम में रखना, उसे दुकानों तक पहुंचाना, इसमें तो बहुत बड़ा खतरा भी होगा ना? बिल्कुल। अगर सामान बिका ही नहीं तो क्या होगा? या मान लीजिए टमाटर का ट्रक है, वो रास्ते में खराब हो गया तो? और यहीं पर इनकी दूसरी सबसे बड़ी भूमिका सामने आती है, जोखिम उठाना। जोखिम उठाना? जब एक निर्माता अपना माल किसी थोक विक्रेता या वितरक को बेच देता है, तो वो एक तरह से अपना जोखिम भी उसे बेच देता है। अब अगर वो माल चोरी हो जाए, आग में जल जाए, फैशन से बाहर हो जाए या बस बिके ही नहीं, तो सारा नुकसान उस मध्यस्थ का होता है, निर्माता का नहीं। निर्माता तो अपने पैसे लेकर निश्चिंत हो जाता है। तो फिर कोई इतना बड़ा जोखिम क्यों उठाएगा? इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? जोखिम के बदले में उन्हें दो चीजें मिलती हैं, मुनाफा और उससे भी ज्यादा कीमती चीज, जानकारी। जानकारी? हाँ, क्योंकि वे बाजार में सबसे आगे खड़े हैं। वो निर्माताओं के लिए जमीन पर आंख और कान का काम करते हैं। आंख और कान? वही तो, कंपनी को फोन करके बताते हैं कि सर, आजकल लोग आपकी हरी वाली नमकीन नहीं बल्कि लाल मिर्च वाली ज्यादा मांग रहे हैं। अच्छा। या त्योहारों के लिए आपके गिफ्ट पैक का साइज थोड़ा छोटा है, लोग खरीद नहीं रहे। ये जानकारी उन्हें अपना जोखिम प्रबंधित करने और निर्माताओं को अपनी रणनीति सुधारने में मदद करती है। वो सिर्फ माल का प्रवाह नहीं करते, वो जानकारी का भी प्रवाह करते हैं। ये तो कमाल की बात है। तो वे रिस्क भी ले रहे हैं और मार्केट रिसर्च भी कर रहे हैं। लेकिन मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। अगर ये मध्यस्थ इतने सारे जरूरी काम करते हैं, तो फिर बिचौलिया शब्द इतना नेगेटिव क्यों है? आम धारणा तो यही है कि ये सिर्फ अपनी कमीशन जोड़कर दाम बढ़ाते हैं। ये धारणा इसलिए है क्योंकि हम उनके किए गए काम को देख नहीं पाते। हमें सिर्फ बढ़ी हुई कीमत दिखती है। हाँ। हम ये नहीं देखते कि उस कीमत के पीछे कितना बड़ा वित्तीय जोखिम और लॉजिस्टिक का सरदर्द छिपा है। यहीं पर उनकी तीसरी भूमिका आती है, वित्तपोषण, फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग? वो कैसे? सोचिए, एक कंपनी ने लाखों साबुन बनाए। अगर उसे बेचने के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़े तो उसकी सारी पूंजी फंस जाएगी। वो अगली बार उत्पादन कैसे करेगी? सही बात है। मध्यस्थ बड़ी मात्रा में खरीदकर और अक्सर तुरंत भुगतान करके निर्माता के कैश फ्लो को बनाए रखते हैं। वो एक तरह से पूरी सप्लाई चेन के लिए
एक अनौपचारिक फाइनेंसर का काम करते हैं। तो वे निर्माता को पैसा देते हैं ताकि निर्माता और माल बना सके, और साथ ही वे खुदरा विक्रेताओं को अक्सर उधार पर माल देते हैं ताकि छोटी दुकानें भी अपना धंधा चला सकें। बिल्कुल। मतलब ये दोनों तरफ से सिस्टम में पैसा डाल रहे हैं। बिल्कुल, वो एक तरह से अर्थव्यवस्था के शॉक एब्जॉर्बर हैं। और ये सिर्फ पैसे के मामले में नहीं है, कीमतों के मामले में भी यही होता है। कीमतों के मामले में? क्योंकि ये मध्यस्थ अपने गोदामों में स्टॉक रखते हैं, वो अचानक मांग बढ़ने पर आपूर्ति कर सकते हैं और मांग घटने पर अतिरिक्त स्टॉक को रोक सकते हैं। जब प्याज की कीमतें आसमान छूने लगती हैं, तो यही वो लोग होते हैं जिनके गोदामों से स्टॉक निकलकर बाजार को थोड़ा शांत करता है। इस तरह वे कीमतों को स्थिर रखने में भी मदद करते हैं। मैं आपकी बात समझता हूं, लेकिन क्या D2C ब्रांड्स, मेरा मतलब है डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स का बढ़ना इस बात का सबूत नहीं है कि कई निर्माता अब इन बिचौलियों को गैर जरूरी मानने लगे हैं? बिल्कुल। आज लेंसकार्ट, मामा अर्थ, बोट जैसे कितने ही ब्रांड सीधे हमें ऑनलाइन सामान बेच रहे हैं। आपका सवाल बिल्कुल जायज है और ये इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। D2C का उभार ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी ने निर्माताओं और ग्राहकों के बीच की दूरी को कम कर दिया है। हाँ, बहुत कम कर दिया है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि D2C मॉडल हर प्रोडक्ट के लिए काम नहीं करता। ये उन उत्पादों के लिए बेहतरीन है जिनका मार्जिन ज्यादा है, जो एक खास वर्ग के ग्राहकों को टारगेट करते हैं और जिन्हें ऑनलाइन आसानी से बेचा जा सकता है, जैसे चश्मे या हेडफोन्स। सही। लेकिन क्या कोई 5 रुपए वाला शैम्पू का पाउच या 10 रुपए का बिस्कुट का पैकेट ऑनलाइन ऑर्डर करेगा? नहीं, शायद नहीं। डिलीवरी चार्ज उससे ज्यादा हो जाएगा। बिल्कुल। इन चीजों को देश के हर गांव, हर नुक्कड़ तक पहुंचाने के लिए आपको उसी विशाल, जटिल और जमीनी नेटवर्क की जरूरत पड़ती है जिसे ये मध्यस्थ चलाते हैं। D2C ब्रांड्स महानगरों में बहुत सफल हो सकते हैं, लेकिन भारत के असली बाजार यानी छोटे शहरों और गांवों तक पहुंचने के लिए आज भी इन बिचौलियों का कोई तोड़ नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भविष्य में शायद दोनों मॉडल साथ साथ चलेंगे। बिल्कुल। कुछ चीजें हम सीधे कंपनी से खरीदेंगे और बाकी के लिए हम हमेशा की तरह अपनी पास की दुकान पर ही निर्भर रहेंगे। बिल्कुल। वे एक दूसरे को खत्म नहीं करेंगे, बल्कि एक दूसरे के पूरक बनेंगे। हो सकता है कल को आपका किराना स्टोर ही D2C ब्रांड का डिलीवरी पॉइंट बन जाए। ये एक दिलचस्प ख्याल है। भूमिकाएं बदलेंगी, लेकिन नेटवर्क की जरूरत बनी रहेगी। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि अगली बार जब हम दुकान से एक चिप्स का पैकेट भी खरीदें, तो ये याद रखना दिलचस्प होगा कि हम एक बहुत बड़े और उलझे हुए नेटवर्क का आखिरी हिस्सा हैं। ये वितरण मध्यस्थ ही उस नेटवर्क के रीढ़ हैं जो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर काम करते हैं। वो सिर्फ एक कड़ी नहीं है, वो मूल्य जोड़ते हैं, जोखिम को सोखते हैं, बाजार को फाइनेंस करते हैं और जानकारी का प्रवाह बनाए रखते हैं। वही उत्पादन और उपभोग की दो अलग अलग दुनियाओं के बीच पुल बनाते हैं। अगली बार जब कोई चीज आसानी से दुकान पर मिल जाए, तो उस अदृश्य नेटवर्क को याद करना दिलचस्प होगा जिसने उसे वहां तक पहुंचाया। और यहीं पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जैसा कि हमने बात की, टेक्नोलॉजी इन मध्यस्थों की भूमिका को बदल रही है। तो भविष्य का मध्यस्थ कैसा दिखेगा? क्या वो एक डेटा एनालिस्ट होगा, एक हाइपर लोकल लॉजिस्टिक्स मैनेजर, या कुछ और? उनकी भूमिका का विकास कैसे होगा, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा।